गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे थे अपना अध्याय जो कि था कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस, यानी कि नियंत्रण और उसका महत्व क्या होता है और उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो पिछले वीडियो में अपन ने देख लिया है नियंत्रण किसे कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब होता है कि मतलब जो हमारे वांछित परिणाम है उनको इच्छित परिणाम के नज़दीक में लाना, यानी कि जो हम चाहते हैं और भविष्य में हम जहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो उनके बीच में दूरी ना हो, यानी कि जो हमारे सीधे सीधे उद्देश्य हैं हम उनको उस संस्था में प्राप्त कर सकें, उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, एक नियंत्रण ही है। अब नियंत्रण में क्या होता है, कर्मचारियों में जो अनावश्यक व्यय होते हैं या फिर टाल मटोली करना काम की, तो उन सारी चीज़ों पर कंट्रोल किया जाता है ताकि हम संस्था के सारे उद्देश्यों को पूरा कर सकें। अब अपन यहाँ पर देखते हैं कि नियंत्रण का महत्व क्या होता है। तो सबसे पहला होता है अनुशासन की स्थापना करना। इसका मतलब ये होता है कि नियंत्रण के माध्यम से जो समस्त कर्मचारी हैं उन पर कंट्रोल रखा जाता है, अनावश्यक गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है, संस्था की जो लागतें हैं उनको कम किया जाता है। तो कुल मिलाकर प्रत्येक जो कर्मचारी है उसमें अनुशासन की स्थापना हो जाती है। टाइम पर आना, टाइम पर जाना, काम को समय पर कंप्लीट करके देना, ये हमारे अनुशासन के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि नियंत्रण प्रक्रिया के माध्यम से संभव हो पाता है। दूसरा होता है हमारा अभिप्रेरण का साधन। अब जैसे कि अपन ने पढ़ा था कि नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत कर्मचारियों को कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अब वो प्रेरित तरीका हो सकता है, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, वो मौद्रिक रूप से भी हो सकता है, अमौद्रिक रूप से भी हो सकता है। साथ ही साथ इसमें क्या किया जाता है, जो कुशल कर्मचारी हैं, अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, उनको तो रिवॉर्ड दिया जाता है। इसके अलावा ऐसे कर्मचारी जो कार्य में टाल मटोली कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं, उनको दंड स्वरूप में दंड दिया जाता है। इसीलिए क्या होता है, अभिप्रेरण का साधन होता है। तीसरा होता है भर्रापण प्रक्रिया में सहायक। अब नियंत्रण के माध्यम से हम ये देख लेते हैं कि कौन सा कर्मचारी किस कार्य को करने में कितना योग्य है, वह कार्य को सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से उनको भी पता लग जाता है कि कौन सा कर्मचारी को अपन कार्य सौंप सकते हैं। अब भर्रापण के बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें संस्था का मालिक क्या होता है, संस्था से रिलेटेड जो काम है वह अन्य कर्मचारियों को सौंप देता है। अब नियंत्रण में अपन देखेंगे कि कौन सा कर्मचारी योग्य है तो उस हिसाब से उसको कार्य सौंप दिया जाता है, तो भर्रापण प्रक्रिया में सहायक माना जाता है। 14 होता है जोखिमों से सुरक्षा। अब नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत पूरी निगरानी हमारी कर्मचारियों पर रहती है, कैसे काम कर रहे हैं, किस प्रकार काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। अब अगर किसी कर्मचारी से किसी भी प्रकार की कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो वो अपनी नज़रों में रहती है, या फिर वो मशीनरी का उपयोग सही नहीं कर रहा है, रखरखाव सही नहीं करेगा, तो उससे नुकसान हो सकता है, जोखिम बना रहता है। तो उन जोखिमों से पहले से ही हमें सुरक्षा नियंत्रण के माध्यम से हो जाती है। लास्ट देखते हैं अपना समन्वय में सहायक। तो समन्वय का मतलब होता है सभी आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, समन्वय की भावना रखें। अब अपन ने तो कर्मचारियों की योग्यता देख ली, कोई क्रय अच्छा कर सकता है, कोई विक्रय, कोई विज्ञापन, उसी के अकॉर्डिंग अपन ने कर्मचारियों को कार्य सौंप दिया। जब प्रत्येक कर्मचारी अपना अपना कार्य सौंपेगा तो समन्वय अपने आप ही बना रहेगा। इस प्रकार ये हुआ हमारा नियंत्रण का महत्व। अब अपन यहाँ पर देखते हैं नियंत्रण के सोपान, उसके चरण या उसके तत्व, यानी कि एक जो नियंत्रण की प्रोसेस है वो कैसे किसी भी व्यवसाय में इम्प्लीमेंट की जाती है, यानी कि अपनाई जाती है। तो सबसे पहला होता है लक्ष्यों व परिमापों का निर्धारण। जैसे कि मान लीजिए आप कभी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आप पहले उसका मेजरमेंट करते हैं, आप सबसे पहले लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं। वैसे नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत भी सबसे पहले संस्था के लक्ष्यों को ही ध्यान में रखा जाता है, लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, साथ ही साथ एक परिमाप निर्धारित कर लिया जाता है कि मुझे यहाँ व्यवसाय में इतना लाभ कमाना ही कमाना है, तो वो हमारा हो गया लक्ष्य और परिमाप का सबसे पहले निर्धारण कर लिया जाता है। दूसरी चीज़ होती है निष्पादन का मूल्यांकन। अब हमने क्या किया, परिमाप निर्धारित कर लिया, लक्ष्य निर्धारित कर लिया, उसके बाद उन परिमापों और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। जैसे आप लाइफ में आपका कोई उद्देश्य होगा, मुझे अच्छे से पढ़ना है, अच्छी परसेंटेज प्राप्त करनी है, अच्छी गेन करनी है, तो आप लग जाते हो उस चीज़ को पढ़ने के लिए ताकि मैं अच्छी परसेंटेज ला सकूँ। वैसे ही नियंत्रण में लक्ष्य परिमाप निर्धारण करने के बाद निष्पादन का मूल्यांकन, यानी कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य किए जाते हैं। तीसरी चीज़ होती है विचलनों का संशोधन। अब इसका मतलब ये होता है कभी भी हम कोई भी काम करते हैं तो कोई ना कोई कठिनाइयाँ आती ही आती हैं। आप स्टडी करोगे तो स्टडी में हो सकता है बहुत सारे डाउट आए, आपको कोई समझ में नहीं आए, तो फिर डाउट क्या होते हैं, टीचर से कंसल्ट होते हैं।
वैसे ही व्यवसाय होता है, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उनको प्राप्त करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ होती हैं। कभी सरकारी नीति आ जाती है, कभी हमारी मशीनरी खराब हो गई, या फिर कभी कर्मचारियों की हड़ताल हो गई, या वो काम करने के लिए तैयारी नहीं है। तो वो सारे विचलनों को इसमें पता करके उनमें सुधार किया जाता है। सुधारात्मक कार्रवाई यानी कि विचलनों का पता लग जाएगा तभी हम उसमें सुधार कर सकते हैं। किसी भी इंसान के अंतर्गत जब कोई कमी होती है, अपन को उस कमी के बारे में जानकारी हो जाती है, तब जाके अपन उसमें सुधार कर सकते हैं। वैसे ही नियंत्रण के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारण के बाद, उनको लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद कोई भी कमी या समस्या आती है तो उसके बाद में उसमें सुधारात्मक कार्रवाई हो जाती है। इस प्रकार ये हुए हमारे नियंत्रण के सोपान, यानी कि नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत ये 4 चरण होते हैं। अब अपन देखते हैं नियंत्रण की तकनीक कौन कौन सी होती हैं। तो नियंत्रण की टेक्निक का मतलब ये होता है कि किसी भी संस्था में या किसी भी व्यवसाय के अंतर्गत हम कैसे लोग बागों पर नियंत्रण यानी कि अपना कंट्रोल रख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत इसकी 2 प्रकार की विधियां होती हैं। एक हमारी विशिष्ट तकनीक होती है और दूसरी नॉर्मल होती है। नॉर्मल में क्या है, कर्मचारियों की देखरेख कर लेना, लेखा जोखा कर लेना, वो सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं विशिष्ट तकनीक कौन कौन सी हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी संस्था के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, नियंत्रण बना सकते हैं। तो सबसे पहला होता है बजट नियंत्रण तकनीक। बजट नियंत्रण तकनीक के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी भी व्यवसाय से संबंधित एक प्रोफार्मा बना लिया जाता है, यानी कि बजट बना लिया जाता है कि अभी मेरे पास मान लीजिए 10 लाख रुपए हैं और आगे आने वाले भविष्य में मुझे वो 10 लाख रुपयों को कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, यानी क्रय में कितना, विक्रय में कितना, विज्ञापन में कितना, वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो वर्तमान में बजट बना लेना और उस बजट के अकॉर्डिंग ही काम कर लेना। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो हर चीज़ पर, खर्चों पर, अनावश्यक व्ययों पर, उन सारी चीज़ों पर अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। तो उसको कहते हैं कि वो क्या है, बजट नियंत्रण तकनीक। दूसरा होता है लागत नियंत्रण तकनीक। अब लागत नियंत्रण तकनीक का मतलब ये होता है, मान लीजिए कोई भी अनावश्यक व्यय हो रहे हैं, मशीन जब चाहे खराब हो रही है, कर्मचारी जब चाहे वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं, जानबूझकर भी कर सकते हैं, बिना जानबूझकर भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल इफेक्ट किस पर पड़ता है, हमारी वस्तु की लागत पर, उससे वस्तुओं की लागतें बढ़ जाती हैं। अब इस तकनीक के अंतर्गत क्या किया जाता है, कर्मचारियों को देखा जाता है, कार्य करना सिखाया जाता है, कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे काम कर सकते हैं, लालच दिया जाता है उनको सैलरी बढ़ाने का या फिर उनकी पदोन्नति करने का। तो कुल मिलाकर कर्मचारी बहुत ध्यानपूर्वक काम करते हैं, प्रति वस्तु की जो लागत होती है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। उसको हम कहते हैं कि वो क्या है, लागत नियंत्रण। तीसरा होता है किस्म नियंत्रण। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, वस्तु की मात्रा, वस्तु की क्वालिटी कितनी है, रंग रूप क्या है, सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ली जाती है। अब मान लीजिए कोई कस्टमर हैं जो वस्तुओं की गुणवत्ता बहुत अच्छी रखना चाहते हैं। अब अपन ने कम गुणवत्ता वाली वस्तु उनको प्रोवाइड करा दी तो हमारी उससे क्या होता है, हमारी गुडविल क्या हो जाती है, व्यवसाय की धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि अगर हम उनको लो क्वालिटी की वस्तुएं प्रोवाइड करते हैं। तो किस्म नियंत्रण के अंतर्गत वस्तु की मात्रा क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या है, रूप रंग, इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जाता है कि वस्तुएं बहुत अच्छी किस्म की हों ताकि उससे हमारा व्यवसाय क्या हो, प्रोग्रेस हो। चौथा है हमारा सामग्री नियंत्रण। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, सामग्रियों का नियंत्रण किया जाता है। वैसे तो इसमें ABC टेक्निक अपनाई जाती है। तो A टेक्निक के अंतर्गत हम क्या करते हैं, वस्तु बहुत अच्छी गुणवत्ता की वस्तुएं रखते हैं और कम मात्रा में वस्तु होती हैं, तो अपन को नियंत्रण कम करना पड़ता है। B सेक्शन में अपन क्या करते हैं, वस्तुओं की क्वांटिटी भी कम होती है, गुणवत्ता भी थोड़ी कम होती है, तो उस पर मीडियम कंट्रोल रखना पड़ता है। लेकिन जो C सेक्शन होता है उसमें वस्तुओं की क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और उनकी जो क्वालिटी होती है वह भी बहुत ज़्यादा लो होती है, तो वहाँ पर हमें कंट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ता है। तो इसमें आप ध्यान रखना, जो हमारा सामग्री नियंत्रण होता है उसमें ABC टेक्निक का यूज किया जाता है। दूसरा होता है हमारा बिन कार्ड, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि सामग्री नियंत्रण में बिन कार्ड का यूज किया जाता है नियंत्रण करने के लिए। पांचवा होता है हमारा उत्पादन की तकनीक। तो ओवरऑल अपन ने अभी जितनी तकनीक पढ़ी है कि हमें कैसे उत्पादन करना है, अनावश्यक व्ययों को रोकना है, किस्म नियंत्रण करना है, सामग्री का नियंत्रण करना है, तो इन सारी चीज़ों का नियंत्रण जब किया जाता है तो वो हमारा प्रोडक्शन नियंत्रण में आ जाता है, यानी कि उत्पादन नियंत्रण के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। वस्तु की मात्रा में नियंत्रण करना है, किस्म में नियंत्रण करना है, लागत में नियंत्रण करना है, तो वो सारी चीज़ें उत्पादन नियंत्रण के अंतर्गत आ जाती हैं। तो अभी तक अपन ने देखा नियंत्रण का महत्व क्या है, नियंत्रण की प्रोसेस क्या हो जाती है कि किसी भी व्यवसाय में कंट्रोल करना है तो कौन कौन से चरण होते हैं, और हमने देख ली अभी नियंत्रण की विशिष्ट तकनीकें। अब अपन देखते हैं सामान्य तकनीक।
अब अपन देखते हैं नियंत्रण की सामान्य तकनीकें कौन कौन सी होती हैं। अभी अपन ने देखा नियंत्रण विशिष्ट तकनीकों से कैसे अपना सकते हैं और सामान्य तकनीकों से कैसे। तो सबसे पहला होता है अवलोकन द्वारा नियंत्रण। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी भी संस्था के अंतर्गत जो कर्मचारी होते हैं उन पर अपन निगरानी रखकर अपना नियंत्रण देख सकते हैं। जैसे कि कोई संस्था है, कर्मचारी आ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, अब वो कर्मचारी कैसे कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए टाल मटोली कर रहे हैं, आ रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि अवलोकन के द्वारा एक अपन सुपरवाइजर नियुक्त कर सकते हैं जो कर्मचारियों पर निगरानी रखे। अब निगरानी रखने के द्वारा क्या होगा, उनके द्वारा जो अनावश्यक कार्रवाई की जाएंगी या टाइम वेस्ट किया जाएगा, तो उसके आधार पर अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी संस्था में नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो सबसे पहला हो गया अवलोकन के द्वारा नियंत्रण स्थापित करना। दूसरा होता है अभिप्रेरण द्वारा। जैसा कि अभी अपन ने पढ़ा था, किसी भी व्यक्ति को अभिप्रेरणा देकर नियंत्रण स्थापित करना। अब नियंत्रण में इसमें क्या किया जाता है, ऐसे कर्मचारी जो बहुत अच्छा काम करते हैं उनकी पदोन्नति की जाती है, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अदरवाइज ऐसे कर्मचारी जो कि काम नहीं कर रहे हैं या बेमतलब में ही नुकसान पहुंचा रहे हैं संस्था को, उनको या तो संस्था से निकाल दिया जाता है या फिर उनकी सैलरी को काट लिया जाता है। तो वो हमारा होता है अभिप्रेरण के द्वारा नियंत्रण रखना। तीसरा होता है हमारा पूर्व नियंत्रण विधि। जैसे कि अपन ने पढ़ा था प्लानिंग, यानी प्लानिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ की योजना बना लेना। वैसे ही बहुत सारी संस्था में कार्य ऐसे होते हैं जिनको अपन को पता है कि इनसे अपन को नुकसान हो सकता है। मान लीजिए कोई नई मशीनरी व्यवसाय में आती है, अब अपन को तो पता है कि ये मशीन का अपन ऐसे यूज करेंगे तो टूट फूट हो सकती है, तो उसके बारे में कर्मचारियों को पहले से ही जानकारी दे देना। या फिर वस्तुओं का प्रोडक्शन हो रहा है तो पहले से ही बता देना कि ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन ना हो जाए कि हमारे पास वो लॉट रखा रहे और हमको हानि हो जाए। तो कुल मिलाकर पूर्व नियंत्रण विधि का मतलब ऐसी चीज़ें जिनका हमें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो सकता है, जिनके बारे में हमें पहले से पता है, उन चीज़ों पर नियंत्रण रख लेना ही पूर्व नियंत्रण विधि के अंतर्गत आता है। चौथा होता है तदर्थ निर्णय द्वारा। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी संस्था में कर्मचारियों को मान लें, प्रबंधक को या सुपरवाइजर को अपन मान लें, तो उनको तुरंत निर्णय लेने की ज़रूरत होती है। जैसे मान लीजिए संस्था का कोई कर्मचारी अपन को मिल गया है कि अनावश्यक रूप से कार्य कर रहा है, वस्तुओं को जानबूझकर उल्टा सीधा बना रहा है, उनको नष्ट कर रहा है, तो ये अपन को तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता होती है कि उस कर्मचारी को हम सीधा व्यवसाय से बाहर ही निकाल दें। तो इस विधि के द्वारा ऐसा अपन करेंगे तो आगे आने वाले और कर्मचारी हैं वो अच्छे से काम करेंगे। तो वो हो गया हमें तुरंत निर्णय के द्वारा नियंत्रण स्थापित करना। लास्ट है हमारा अंकेक्षण के द्वारा नियंत्रण। अंकेक्षण एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत उस संस्था के बारे में पूरी ऑडिटिंग की जाती है, कहाँ पर संस्था बनी हुई है, कितना पैसा लगा हुआ है, कितने कर्मचारी आते हैं, तो कुल मिलाकर पूरी जानकारी उसमें ली जाती है। अब इसके द्वारा क्या होता है, कोई भी भूल चूक होती है, कोई विचलन होता है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है, फिर उन मतलब बुराइयों को हमें दूर करने का प्रयास इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार ये हुई हमारी नियंत्रण की तकनीक। आज हमने क्या पढ़ा, नियंत्रण का महत्व क्या होता है, नियंत्रण की विधि क्या होती है, यानी कि किस प्रोसेस से पूरे उपक्रम में हम नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। नियंत्रण की तकनीक पढ़ी जिसमें दो प्रकार की तकनीक होती है, एक विशिष्ट तकनीक होती है और दूसरी हमारी सामान्य तकनीक होती है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। आई होप आप घर पर बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ स्कूल में आकर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।